देखिए आज शुरू करेंगे अपन मोटरयान अधिनियम की धारा जो है 56 इंपॉर्टेंट धारा है ये। इसको याद रखना है आपको 56 को। धारा 56 को याद रखना है। ये कहता है परिवहन यानों के ठीक हालत में होने के लिए प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट से संबंधित धारा है। पूछी जा सकती कि फिटनेस आजकल मांगते हैं ना, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का है ना, तो उसी के संबंध में है। परिवहन यानों के ठीक होने की। परिवहन यानों के ठीक हालात में। ठीक है, तो इसके बारे में है परिवहन यानों का ठीक हालत में होना, उसके संबंध में है कि प्रमाण पत्र उसका होना का प्रमाण पत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, हालांकि बड़ा है लेकिन आपको सेक्शन याद रखना है। इसमें देखिए पहला कहता है कि धारा 59 और 60 के अधीन के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी परिवहन यान को धारा 39 के प्रयोजन के लिए तभी विधिमान रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा जब उसके पास ऐसे प्रारूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी दी गई हैं जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, ठीक हालत में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा या उपधारा 2 में वर्णित किसी प्राधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा दिए गया इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की उस समय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको जो है, आप जब भी क्या है वाहन का रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, मतलब आपके वाहन को तभी रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा जब वो क्या क्या धारण करता हो, फिटनेस का सर्टिफिकेट धारण करता हो, या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो केंद्र सरकार ने जैसे भी नियम बनाए हैं उसके अनुसार रहते हुए, जो भी सक्षम या विहित प्राधिकारी है, या तो विहित प्राधिकारी ने जारी किया हो, विहित प्राधिकारी। फिटनेस सर्टिफिकेट कौन कौन जारी कर सकता है? विहित प्राधिकारी पहला, या फिर प्रशिक्षण की वो क्या कहते हैं प्राधिकृत परीक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र। आजकल परीक्षण केंद्र बना रखे हैं ना, तो परीक्षण केंद्र पे जाके जो वाहन प्रदूषण परीक्षण केंद्र इस तरीके के फिटनेस हालत वाले भी होते हैं, तो ये फिटनेस वाले की बात कह रहा है ना, प्रदूषण वाली अलग होती है। तो परीक्षण केंद्र बनाए हैं वहां पे, तो दोनों के द्वारा इन दोनों ने सर्टिफिकेट दे रखा हो किसी भी हालत में, या तो विहित प्राधिकारी होगा या फिर परीक्षण केंद्र, जो केंद्र परीक्षण केंद्र बनाए गए हैं उनके द्वारा, तभी आपका वाहन क्या समझा जाएगा, रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। कुल मिला के इस हालत में होना चाहिए आपका वाहन कि वो खतरनाक ना हो और जो है चलाने लायक स्थिति में हो। तो जो भी शर्तें अभी वर्तमान में जैसी भी शर्तें हो उसके अनुसार आपका वाहन चलाने के लायक ठीक हालत में होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। परंतु कहता है कि जहां विहित प्राधिकारी या प्रशिक्षण केंद्र जो है, विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है, वह यान के स्वामी को ऐसे इनकार के लिए अपने कारण लिखित में देगा। तो ये तो आप जानते हैं सीधा सीधा नियम है, परंतु कि भाई कारण लिखित में देना पड़ेंगे अगर, परंतु कहता है कारण लिखना पड़ेंगे, कारण अगर ये मना करता है तो कारण लिखेगा कि भाई क्यों, किस वजह से जो है आपका वो अनफिट पाता है, जो वाहन है वो फिट नहीं है या अनफिट है, तो कौन सी वजह है, कौन से नियम की वजह से वो अनफिट मान रहा है, तो वो कारण उसमें लिखना पड़ेंगे उसे। दूसरा परंतु और है, परंतु यह और की ऐसी तारीख जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए के पश्चात किसी यान को तब तक उपयुक्तता प्रमाण पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे यान का स्वचालित परीक्षण केंद्र पर परीक्षण ना कर लिया गया हो। तो ये भी जोड़ दिया गया है, स्वचालित परीक्षण केंद्र, ऑटोमेटिक जो परीक्षण केंद्र है वहां पर ये परंतु और है। ये दूसरा परंतु कहता है कि भाई तब तक आपको जो है क्या नहीं दिया जाएगा, प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कब तक नहीं देंगे आपको, जब तक स्वचालित स्वचालित परीक्षण परीक्षण केंद्र पर परीक्षण ना कर लिया गया, स्वचालित परीक्षण केंद्र। तो यहाँ पर आपका परीक्षण होगा तभी आपको क्या दिया जाएगा, आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये दूसरा परंतु कहता है कि स्वचालित परीक्षण केंद्र जो है
उस पर आपके वाहन का परीक्षण ना कर लिया जाए तब तक आपको जो है प्रमाण पत्र कह लीजिए या सर्टिफिकेट कह लीजिए काय का फिटनेस का वो जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए इसका तो इम्पोर्टेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट है मोस्टली, है ना। और ये विहित प्राधिकारी या परीक्षण केंद्र में आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या आप कह लीजिए वाहन का परीक्षण करा सकते हैं। उसके बाद स्वचालित परीक्षण केंद्र पर उसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वाहन जो है उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। अब देखिए दूसरा कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकृत परीक्षण केंद्र से कोई प्रसुविधा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण प्रसुविधा है, जहां ऐसे केंद्रों की मान्यता विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण संचालित किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि इसी के बारे में जो परीक्षण केंद्र है उसके बारे में कि प्राधिकृत परीक्षण केंद्र से कोई प्रसुविधा मतलब कोई भी सुविधा, प्रसुविधा मतलब जो सुविधा आपको प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र प्रसुविधा, जहां ऐसे केंद्रों को मान्यता विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण संचालित किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि ये सुविधा है, प्रशिक्षण जो परीक्षण केंद्र क्या है, एक प्रकार की सुविधा है जो आपको वाहनों के चेकअप के लिए दी जाती है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा भी प्राधिकृत हो सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा भी प्राधिकृत हो सकते हैं जहां आपको ये सुविधा दी जाती है। किस बात की सुविधा कि आप आके अपने वाहनों का जो है टेस्ट करा सकते हैं, किस बारे में, फिटनेस के बारे में। तो एक प्रकार से ये परीक्षण केंद्र क्या है, एक सुविधा का स्थान है, मतलब वाहनों को सुविधा है कि जाइए आप वहां पे आराम से क्या करा सकते हैं, अपना वाहनों का चेकअप वगैरह करा सकते हैं। और ये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भी हो सकते हैं, राज्य सरकार ने बनाए हैं उसके द्वारा भी प्राधिकृत हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से सीधा सीधा है, क्या है, ये सुविधा केंद्र है ना, जो आपको सुविधा दी जा रही है कि आप जाएं, आपको कोई प्राधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐसे केंद्र बना दिए, वहां पे जाके अपने वाहन का क्या करा सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट ले प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे चेकअप वगैरह वाहन का करा सकते हैं और ये राज्य सरकार द्वारा भी प्राधिकृत हो सकते हैं। तीसरा कहता है उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र उतनी अवधि के लिए प्रभावशील बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विहित की जाए। अब ये कह रहा है कि एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा तो है नहीं कि अमर हो गया वाहन, तो ये कह रहा है उतनी अवधि के लिए जितना केंद्र सरकार विहित करे, तो उतनी अवधि के लिए एक मिनट, उतनी अवधि के लिए जितना केंद्र सरकार सीख सके, तो उतनी अवधि के लिए जितना केंद्र सरकार विहित करे। तो यहाँ अवधि नहीं बताई हो कि भाई कितनी अवधि होगी, 6 महीना होगा, साल भर होगा, कि कितना अवधि जो है निश्चित की होगी, तो यहाँ अवधि नहीं बताई। यहाँ ये कहा जितनी भी केंद्र सरकार विहित करे उतनी अवधि के लिए आपका जो है वाहन, हालांकि आप कहोगे अवधि अवधि होती है, अवधि सरकार बाद में नोटिफिकेशन निकाल के अवधि जारी कर देती कि साहब इतनी अवधि के, हर साल कराना पड़ेगा कि 2 साल में कराना पड़ेगा कि 3 साल में कराना पड़ेगा कि 5 साल में कराना पड़ेगा, तो उस हिसाब से केंद्र सरकार जो है विहित कर सकती है, उतनी अवधि के लिए हो सकता है। तो जितनी भी अवधि, उतनी अवधि इसीलिए लिखा है कि बाद जितना सरकार बार बार बदल सकती है ना, कभी कह सकती है कि साहब एक हर साल कराना है आपको, या कह सकती है 2 साल में कराना है, तो सीधा लिख दिया है कि विहित अवधि के लिए जितना भी केंद्र सरकार ने विहित किया जाए अवधि, उतनी अवधि के भीतर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग वाहन, अब विहित इसीलिए भी लिखा है कि अलग अलग प्रकार के वाहन होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए केंद्र सरकार चाहे तो अलग अलग अवधियां भी निश्चित कर देती है फिटनेस की, है ना, इसीलिए विहित लिखा है, तो वो अलग से नोटिफिकेशन निकाल के सरकार विहित कर सकती है। चौथा कहता है विहित प्राधिकारी ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र को ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे किसी भी समय रद्द कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि जिस यान के संबंध में यह प्रमाण पत्र है वह जब इस अधिनियम की और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, और ऐसे रद्द किए जाने पर यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को और यानों के बारे में अध्याय 5 के अधीन दिए गए परमिट की बाबत यह समझा जाएगा कि वह तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक ठीक हालत में होने का नया प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं कर लेता।
मतलब क्या कह रहा है कि जो विहित प्राधिकारी है, कौन सा प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी, ये किसी भी समय विहित प्राधिकारी ये कह रहा है कि ये आपका लाइसेंस, आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो किसी भी समय क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, या कह लो निलंबित कर सकता है। अगर उसको लगता है कि आपका जो वाहन है अधिनियम के अधीन जो शर्तें बनाई गई हैं उन शर्तों का पालन नहीं करता है, तो किसी भी समय आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको लगता है कि भैया अब इसका योग्य हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है किसी भी समय। अगर वो इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं करता है वाहन, और कुल मिला के उसको ये लगता है कि जो वाहन जो है अब चलाने लायक स्थिति में नहीं है। तो फिटनेस का सर्टिफिकेट तभी किया जाता है मोस्टली जब उन्हें लगता है कि ये खतरनाक हो गया है ना, लोग बाग इसमें सफर नहीं कर सकते, है ना, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरीके की हालत जब भी उसको लगती है तो क्या कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। अब देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या अंतर पड़ रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट इसलिए महत्वपूर्ण है, वो ये कह रहा है कि जब फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जो आपका लाइसेंस है वो भी निरस्त समझा जाएगा। कितनी अवधि तक निरस्त समझा जाएगा, जब तक कि आपका जो है वाहन ठीक हालत में नहीं हो जाता है, उसको आप ठीक नहीं करा लेते। देखिए दो तरीके, या तो ठीक हो जाएगा, आप फिटनेस करा लोगे, उसकी मरम्मत करा ली, ठीक करा लिया, और आपने दोबारा से उसका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया, ठीक भी कराना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो अगर आप दोबारा से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते, वाहन को ठीक करा लेते, तो फिर चालू हो जाएगा आपका लाइसेंस। तो लाइसेंस भी जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन का, वो तब तक के लिए क्या समझा जाएगा, निलंबित समझा जाएगा जब तक कि वाहन आपका अनफिट बना रहता है। ठीक है, तो तब तक के लिए ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से निलंबित हो जाएगा। परंतु है इसमें भी एक परंतु कहता है विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, ये दो कंडीशन है कि वो कब तक रद्द नहीं करेगा। पहली कंडीशन कहती है कि ऐसा विहित प्राधिकारी ऐसी तकनीकी अर्हता ना रखता हो जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, और जहां वित्त प्राधिकारी तकनीकी अर्हता नहीं रखता है वहां ऐसे रद्दकरण ऐसी अर्हता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर किया जाएगा। ये कह रहा है वो भी तकनीकी आदमी होना चाहिए वित्त प्राधिकारी, ये लाइसेंस जो है आपका फिटनेस वाला तब तक निरस्त नहीं कर सकता जब तक वो टेक्निकल आदमी ना हो, कुल मिला के उसको जानकारी ना हो तकनीकी। तो तकनीकी आदमी होना चाहिए, तकनीकी आदमी नहीं होगा वो, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, आपका लाइसेंस निरस्त नहीं कर सकता। या मान लीजिए टेक्निकल नहीं है ना, उसको नहीं नॉलेज है, टेक्निकल आदमी नहीं, कुल मिला के जब टेक्निकल नहीं है तो कोई अन्य टेक्निकल आदमी जो होगा उससे उसका चेकअप कराया जाएगा, तभी जाकर के उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्निकली लोग समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते, है ना। तो मान लीजिए गाड़ी की इंजन है तो उसमें कोई इंजीनियर होना चाहिए, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, तो उस तरीके का कोई इंजीनियर होगा तो उसके वही चेक करेगा ना, तो या तो वेद प्राधिकारी खुद हो इंजीनियर तो वो कर सकता है चेक, टेक्निकल आदमी कौन होगा, इंजीनियर ही तो होगा। तो अगर इंजीनियर है, टेक्निकल आदमी है तो किया जा सकता है, और नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति से वो चेक करा सकता है जो टेक्निकल हो, तभी जाके उसका लाइसेंस क्या है, निरस्त किया जाएगा। क्योंकि इंजन की खराबी है मान लीजिए किसी गाड़ी में, बॉडी की तो समझ में आती है, इंजन की कोई खराबी, बैलेंस होता है गाड़ी में, बहुत सी चीजें होती हैं, तो उन सारी चीजों को एक टेक्निकल ही आदमी ज्यादा बेहतर समझ सकता है नॉर्मल आदमी की अपेक्षा, ठीक है ना। भले ही गाड़ी ऊपर से अच्छी दिख रही है, बढ़िया कंडीशन दिख रही है, लेकिन उसका इंजन हो सकता है खराब है, उसके ब्रेक खराब है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कौन समझ सकता है, वो केवल टेक्निकल आदमी समझ सकता है। तो यहाँ टेक्निकल आदमी की एक शर्त जोड़ी गई है कि वो टेक्निकल होना चाहिए, नहीं है तो फिर किसी अन्य टेक्निकल आदमी से उसकी चेकअप कराएगा, तब जाकर के जो लाइसेंस है क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। दूसरी शर्त कहती है किसी उपयुक्तता प्रमाण पत्र को रद्द करने के लेखवत कारणों की यान के स्वामी जिसके उपयुक्तता प्रमाण पत्र को रद्द करने की वांछा की जा रही है द्वारा चुने गए प्राधिकृत परीक्षण केंद्र में पुष्टि की जाएगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ऑप्शन है भैया, जिस व्यक्ति की भी आप गाड़ी का क्या कर रहे हैं, ये प्रमाण पत्र जो है निरस्त कर रहे हैं फिटनेस वाला, तो जो उसका वाहन का स्वामी है, स्वामी के द्वारा जिसकी उपयुक्तता प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने की वांछा की जा रही है द्वारा चुने गए प्राधिकृत परीक्षण केंद्र पर पुष्टि की जाएगी। प्राधिकृत मतलब वाहन के स्वामी को ऑप्शन है कि भैया वो जितने भी जो परीक्षण केंद्र हैं उनमें से किसी भी स्थान पर उसको ठीक लगता है, लेकिन प्राधिकृत होना चाहिए सरकार द्वारा, तो वो किसी भी परीक्षण केंद्र पे क्या करा सकता है, अपने वाहन का चेकअप करा सकता है।
ये किसके स्वामी, किस पे ऑप्शन दिया गया है? स्वामी पे, ताकि कल के दिन वो ये ना कह पाए कि भाई इन्होंने जानबूझ के बोले मेरा वाहन का क्या कर दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। तो जहां भी वो प्रशिक्षण केंद्र जो है, परीक्षण केंद्र जो है, प्राधिकृत परीक्षण केंद्र जहां भी वो उसको समझता है स्वामी, वहां उसकी पसंद का कोई भी परीक्षण केंद्र हो सकता है, वहां क्या कराया जा सकता है, उसका चेकअप कराया जा सकता है, जहां वो चाहे वहां कराया जा सकता है। ठीक है। परंतु लिखा है, परंतु यह और कि यदि रद्दकरण की प्राधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो परीक्षण करने की लागत को परीक्षण किए जा रहे यान के स्वामी द्वारा और अन्यथा विहित प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अब वाहन जो होता है उसका चेकअप होता है ना, चेकअप होगा, कुल मिला के जब चेकअप हो रहा है तो उसका खर्चा भी आएगा। तो उसका खर्चा कौन देगा? तो उसके खर्चे के बारे में कह रहा है एक और परंतु के विहित प्राधिकारी द्वारा, स्वामी द्वारा और अन्यथा, स्वामी देगा स्वाभाविक, तो स्वामी, या फिर अन्यथा, अन्यथा लिखा है विहित प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो विहित प्राधिकारी। तो दोनों के द्वारा, दोनों के, या तो नॉर्मली स्वामी देता है या कोई परिस्थिति ऐसी होती है जहां स्वामी दायित्वधीन नहीं है तो फिर विहित प्राधिकारी के द्वारा क्या दिया जाएगा, उसका खर्चा दिया जाएगा। सामान्यतः तो स्वामी देगा, या अन्यथा फिर कोई कंडीशन ऐसी है कि भैया जबरदस्त जबरन करा लिए, बहुत सी कंडीशन होती है, तो फिर विहित प्राधिकारी के द्वारा जो है उसका खर्चा वगैरह देना पड़ेगा। तो दोनों देते हैं, स्वामी और विहित प्राधिकारी। इसका खर्चा कौन देगा? खर्चे की बात कह रहा है। खर्चा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट में जो चेकअप में जो भी खर्चा आया है वो कौन कौन दे सकता है? स्वामी और विहित प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उनके द्वारा वसूल किया जाएगा। पांचवा देखिए क्या कहता है। पांचवा देखिए यहाँ, पांचवा कहता है इस अधिनियम के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जब तक प्रभावशील बना रहता है जब तक वह संपूर्ण भारत में विधिमान होगा। इस अधिनियम के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जब तक प्रभावशील रहता है तब तक वह संपूर्ण भारत में विधिमान होगा। ये कह रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपका कहाँ सीधा सीधा है, संपूर्ण भारत में लागू होगा, संपूर्ण भारत। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में जाओगे फिर हर स्टेट वाले कहेंगे कि नहीं हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट, बोले यहाँ अलग चेक कराओ, नहीं। तो एक बार चेक हो गया आपका, तो जब तक आपका परिवर्तनशील बना रहता है तब तक वो संपूर्ण भारत में लागू होगा, है ना। फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको चेक कराना पड़े, तो जहाँ करा लिया है तो कहीं भी जाइए आप, वो जब तक परिवर्तनशील है, मतलब जब तक आपका वाहन फिट है तब, या जितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है तब तक वो संपूर्ण भारत में क्या रहेगा, लागू रहेगा। छठवां कहता है इस धारा के अधीन विधिमान उपयुक्तता प्रमाण पत्र रखने वाले सभी परिवहन यान उनकी बाड़ी पर, बाड़ी लिखा बॉडी पर है, बॉडी पर स्पष्ट और सहज दृष्ट रीति से ऐसी सुभिन्न चिन्ह लगाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा भेज। ये चिन्ह के बारे में कह रहा है कि भाई जब फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो जो भी चिन्ह वगैरह हो, सिंबल वगैरह हो, वो उसकी बॉडी पर लगाया जाएगा ताकि ये समझ में आ जाए कि जो वाहन चल रहा है, परिवहन जो वाहन है वो फिटनेस सर्टिफिकेट धारण करे हुए हैं और फिट वाहन है। तो उसके लिए चिन्ह लगाया जाएगा, उसकी बॉडी पर चिन्ह लगाया जाएगा। बॉडी, गाड़ी की जो भी बॉडी होती है उस पर कोई चिन्ह, है ना, चिन्ह की बात करें, कोई भी सिंबल बना देगी सरकार ताकि समझ में आए कि हाँ इस वाहन पर जो है, ताकि मतलब सामने से देख के जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी अधिकारी होते हैं इनके आरटीओ वगैरह के, उनको देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये वाहन जो है फिटनेस सर्टिफिकेट धारण किए हुए और सही तरीके से जो है इसकी जो है फिटनेस है, तो देख कर ही समझ में आ जाए, इसलिए कोई चिन्ह की बात कह रहा है। जो भी चिन्ह सरकार निश्चित करेगी वो चिन्ह उसकी बॉडी पर लगाया जाएगा। सातवां कहता है ऐसी शर्तों के अधीन रहती है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए इस धारा के उपबंधों का गैर परिवहन यानों पर विस्तार हो सकेगा। ये कह रहा है कि भैया ये अधिनियम अपन ने ऊपर पड़ा परिवहन वाहन, तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि केवल ये धारा केवल परिवहन वाहनों के लिए ही है, गैर परिवहन वाहनों के, यानी निजी वाहन, गैर परिवहन के बाद कौन से आएंगे, निजी ही आएंगे, है ना। तो जो निजी वाहन है उन पर भी ये नियम लागू होगा। निजी वाहन यानी गैर परिवहन जो वाहन है, इनसे भिन्न जो भी वाहन है उन पर भी ये नियम लागू किया जा सकता है फिटनेस वाला। जरूरी नहीं कि केवल परिवहन वाहन हो, परिवहन का मतलब यात्री वाहन, तो जरूरी नहीं कि केवल यात्री वाहन ही हो,
आपके जो निजी वाहन है उसके लिए भी फिटनेस का जो है नियम लागू कराया जा सकता है। मतलब उसके लिए अलग से कोई धारा, अलग से कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। यही नियम आपके जो निजी वाहन है उन पर भी लागू होगा। इस पे सरकार चाहे तो लागू करा सकती, नॉर्मली होता है ना। फिटनेस सर्टिफिकेट उन पे भी लागू होता है। ठीक है, अब देखिए अब अगला देखिए, अब अपीलें हैं 57 में अपील। ये क्या है? अपील। अपील के बारे में है ये। पहला देखिए, इसमें दो ही क्लॉज है। पहला क्लॉज कहता है धारा 41, धारा 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50 सारी धारा हैं, 52, 53, 55, 56 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से 30 दिन के भीतर जिसको उसे ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त हुई है, विहित प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो अपने मतलब का सीधा सीधा ये है कि कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। कहाँ अपील करेगा? यहाँ विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी, जो भी व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, जिसके विरुद्ध में आदेश दिया गया है, वो व्यक्ति 30 दिन के भीतर जो है विहित प्राधिकारी को क्या कर सकता है? उसके आदेश के विरुद्ध क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। दूसरा कहता है अपील प्राधिकारी अपील की सूचना मूल प्राधिकारी को देगा और अपील में मूल प्राधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनने जाने का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश देगा जो ठीक समझता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आपने, अब जो विहित प्राधिकारी है जिसको आपने अपील किया है, तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि अपील, जिस अपील प्राधिकारी है जो भी, तो वो अपील प्राधिकारी अब क्या करेगा? अपील प्राधिकारी जो मूल प्राधिकारी है, जिसने आदेश दिया है, मूल प्राधिकारी, और जिसके विरुद्ध आदेश दिया है वो व्यक्ति, है ना, ऐसा आदेश देगा अपील प्राधिकारी और अपीलार्थी, और अपीलार्थी। अपीलार्थी तो दोनों पार्टी है ना। एक तो मूल प्राधिकारी जिसने आदेश दिया था, उसके आदेश के विरुद्ध अपील की है वो अधिकारी, और दूसरा अपीलार्थी जिसने आवेदन दिया है, आवेदन करता है, जिसने आवेदन दिया है ना, आवेदन करता कहते हैं या अपील करता कहेंगे नॉर्मली। तो जो आवेदन देता है अपील में उसे अपीलार्थी कहते हैं। तो जिसने अपील किया है ना, जिसने आवेदन किया है वो व्यक्ति उन दोनों को सुनने के बाद क्या कर सकता है? जैसा भी वो आदेश चाहे वैसा आदेश वो पारित कर सकता है। कुल मिलाकर दोनों को सूचना देगा, दोनों को सुनेगा, इनको भी सुनेगा कि भाई साहब आपने क्यों आदेश पारित किया, और इनको भी सुनेगा। दोनों को सुनने के बाद जैसा भी वो आदेश चाहे वैसा आदेश पारित कर सकता है। कौन पारित कर सकता है? विहित प्राधिकारी यानी अपील प्राधिकारी। तो जो भी अपील प्राधिकारी है वो दोनों पार्टियों को, यानी मूल प्राधिकारी को और अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को, दोनों को सुनने के बाद जैसा भी आदेश चाहे वैसा आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका अपील। इसके बाद देखिए आप सेक्शन जो है आपका 58 कहता है परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध। ये विशेष उपबंध है, परिवहन वाले वाहन है। परिवहन यानों के बारे में जो है विशेष उपबंध 58 में दिए। ये भी सेक्शन याद रखना है आपको कि विशेष उपबंध जो है परिवहन यानों से संबंधित कौन सी धारा है पूछी जाएगी, तो ये याद रखें। इसमें देखिए क्या कहता है पहला क्लॉज कहता है केंद्र सरकार मोटर टैक्सी से भिन्न, मतलब टैक्सियों को छोड़ करके, इसमें टैक्सी शामिल नहीं है, किसी परिवहन यान के पहियों में लगे टायरों की संख्या इस प्रकार और आकार और उनकी बनावट और मॉडल और
अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए हर बनावट और मॉडल के परिवहन यानों के संबंध में ऐसे यानों का अधिकतम सकल भार और ऐसे यानों की हर धुरी का निरापद अधिकतम धुरी भार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी। मैंने कहा ना हर वाहन के लिए, तो ये कह रहा है कि इसमें केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि हर वाहनों के आकार के आधार पर, उनके पहियों की संख्या के आधार पर, उनके लोड के आधार पर, तो किन किन चीजों के आधार पर? आकार के आधार पर, आकार, वाहनों का आकार छोटा बड़ा कैसा है, पहियों की संख्या, पहियों की संख्या, भार, मतलब ये तीन चार चीजें होती ना वाहन में। एक तो आकार कैसे डिजाइन का है, उसके पहियों की संख्या क्या है, 4 पहियों का, 6 पहियों का, 8 पहियों का, बहुत होते हैं, है ना। उसके बाद उसका वेट है, वजन है, इनके आधार पर बनावट, मॉडल के आधार पर, इसके अलावा मॉडल भी होते हैं ना, मॉडल, मॉडल के आधार पर देखिए मॉडल भी होते हैं, उसके हिसाब से भी टैक्स वो लगता है सारी चीजें। तो मॉडल के आधार पर, इन सारी चीजों के आधार पर क्या कर सकती है? अधिसूचना राजपत्र में धुरी का निरापद अधिकतम धुरी भार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो मतलब इनके बारे में नियम बना सकती है, कौन सा वाहन है, उसको कितना आकार का है, तो उसके उसकी क्या योग्यता होगी, इसकी क्या होगी, वो सारी मतलब क्या कर सकती है, अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो अलग अलग वाहन है, उसके लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग शर्तें जो है केंद्र सरकार चाहे तो बना सकती है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा हर वाहन के लिए अलग अलग डिसाइड कर सकती है। दूसरा कह रहा है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मोटर टैक्सी सेवन किसी परिवहन यान को रजिस्टर्ड करते समय रजिस्ट्रीकरण में और अभिलेख में और यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में भी निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रविष्ट करेगा। अर्थात ये कह रहा है प्रविष्टि कौन कौन सी प्रविष्टि करेगा वाहन में। ये कह रहा है कि मोटर यानों का जब वो रजिस्ट्रेशन करता है, मोटर टैक्सी से रजिस्ट्री परिवहन यान को रजिस्टर्ड करते समय रजिस्ट्रीकरण में मतलब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें निम्नलिखित चीजें प्रविष्ट करेगा, उसमें चीजें डालेगा। मतलब कि भाई ये वाहन जो है किस इस्तेमाल के लिए लिया जाएगा, या जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे वाहन को, तो इस वाहन का उद्देश्य क्या है, तो वो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उसमें अनुज्ञप्ति में जो है लाइसेंस में आपकी डाली जाएंगी। पहला कह रहा है यान का लदान रहित भार। लदान रहित भार मतलब कुल भार, तो वाहन का जो कुल भार है, मतलब खाली वाहन का जो भार है, तो वाहन के भार के बारे में लिखेगा कि भैया इसका वेट कितना है, जो वाहन का वेट होता है ना एक, तो उसके वेट के बारे में लिखेगा। दूसरा, हर पहिए में लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार। तो पहियों की संख्या, पहला तो पहियों की संख्या, पहिए, पहिए की संख्या, पहियों की संख्या वगैरह लिखेगा, भाई कितने पहियों का ट्रक में वो आपने देखे होंगे 8-8 10-10 जाने कितने होते हैं, काफी होते हैं, जो बड़े ट्रक होते हैं उनमें काफी होते हैं। टायरों की संख्या, प्रकार और प्रकार, प्रकार क्या होते हैं आप ये भी जानते हैं कि टायर जो होते हैं प्रकार से आते हैं, है ना, उनके इंचों के हिसाब से साइज आता है, कितना बड़ा है, छोटा बड़ा, है ना। एक स्कूटी का भी पहिया होता है आप देखेंगे, और एक ट्रक का भी पहिया होता है। ट्रक में भी फिर उसमें भी वैरायटी होती है कि कितने इंची का है, तो उस हिसाब से चलते हैं। कार में भी इंची, 16 इंची, 17 इंची, 18 इंची, इस तरीके से चलते हैं, तो उसके प्रकार कि भैया कितने बड़ा है पहिया। दूसरा, यान का सकल यान भार और उसकी विभिन्न धुरियों से संबंधित रजिस्ट्रीकृत धुरी भार। तो यान का कुल भार लिख रहा है, सकल भार, सकल भार। इसके अलावा कह रहा है उसकी विभिन्न धुरियों से संबंधित रजिस्ट्रीकृत धुरी, तो घूमने की जो गति होती पहिए की उसकी धुरी, धुरी मतलब पहियों की जो घूमने की है कुल धुरी, कैसे घूमते हैं, कौन से पहिए चलते हैं। अब धुरी का मतलब ये होता है ना, वाहन भी दो तरीके के होते हैं, एक फ्रंट फ्रंट वाले जो पहिए चलते हैं, कुछ ही में पीछे वाले पहिए चलते हैं, तो कहाँ से घूमते हैं उस हिसाब से उसके बारे में लिखा जाएगा, है कि इसका जो फ्रंट वाले चलते हैं, पीछ वाले चलते हैं, कि दोनों चलते हैं, कि चारों चलते हैं, उस तरीके से। तो जो धुरी का मतलब वही होता है कि जो पहिए होते हैं ना, कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में जो होता है आगे के पहिए चलते हैं, कुछ गाड़ियों में जो है पीछे के पहिए चलते हैं, और कुछ गाड़ियों में चारों पहिए चलते हैं, 4 व्हील ड्राइव कहते हैं जिसे। तो उस तरीके की जो धुरी होती है, कहाँ से पहिए घूमते हैं, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। अगला कहता है यदि केवल यात्रियों का या माल के साथ यात्रियों का वहन करने के लिए यान का उपयोग किया जाता है या वह उपयोग करने के लिए अनुकूलित किया जाता है, तो उस यात्रियों की संख्या जिसके बैठने की व्यवस्था है।
तो कुल मिला के सीट वगैरह की व्यवस्था, अगर मान लीजिए कोई बस वगैरह है तो उसमें सीटों की संख्या के बारे में भी लिखेगा कि भाई कितनी सीटें हैं इसमें। तो कुल मिला के जो वाहन की नॉर्मली जो जानकारी होती है वो उसकी जो उसका लाइसेंस इशू किया जाएगा उसमें भी डाली जाएगी कि भैया इसका कितना भार है, इसमें इतने पहिए हैं, और इसमें जो इसका सकल भार इतना है, इसका फ्रंट लोडेड है, मतलब फ्रंट का पहिया चलता है कि बैक का चल रहा है, वो सब लिखते के बाद सीटों की, अगर मान लीजिए यात्री वाहन है, बस है, तो सीट के भाई इतने पैसेंजर इसमें आ सकते हैं, वो सारी चीजें उसकी जो है लाइसेंस में लिखी जाएंगी। आगे लिखा था यान का स्वामी उन विशिष्टियों को विहित रीति से यान पर प्रदर्शित करेगा। ये कह रहा है प्रदर्शित, ये कह रहा है कि भैया यान का स्वामी जो है उन विशिष्टियों को, ये सारी जो विशिष्टियां हैं एक इस तरीके से बना करके वो चीज सारी डिटेलें होती हैं वो यान पर प्रदर्शित करेगा। भैया यान में लिखा रहेगा कि इतने साल तक इनका रजिस्ट्रेशन है, इसमें ये है, इतना भार है, इतने पहिए, वो सारी डिटेल जो है नॉर्मली उस पर क्या करना पड़ेगा, वो लिखबद्ध करेगा। अब देखिए तीसरा, इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है ऐसे किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कोई सकल यान भार या उसकी धुरियों में से किसी का ऐसा रजिस्ट्रीकृत धुरी भार प्रविष्टि नहीं किया जाएगा जो ऐसी यान की बनावट और मॉडल के तथा उसके पहियों पर लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार के संबंध में उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भार से भिन्न हो। परंतु जहां केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भार से अधिक भार किसी विशिष्ट प्रकार के यानों के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुज्ञात किए जा सकते हैं, वह केंद्र सरकार राजपत्र में आदेश द्वारा निर्देश कर सकेगी कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो आदेश में विनिर्देश किए जाए। ये सिंपल सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है बात, ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो मानक निश्चित किए जाते हैं वाहन के लिए, अब ऐसा उदाहरण सबसे अच्छा ये है कि ऐसा नहीं कि भैया आपकी गाड़ी में तो भैया 16 इंची के टायर लगते हैं, है ना, आपने 17, 18, 20 इंची के टायर लगा लिए, तो उस तरीके का आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब जो पैमाने निश्चित किए गए हैं सरकार के द्वारा वाहन में कि भाई एक वाहन होता है उसमें इतना भार होना चाहिए, है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता आपकी गाड़ी का वाहन, है ना, और जैसे कि टायरों की संख्या होती है किसी वाहन में जितनी होनी चाहिए उतनी ही अगर आपकी है, या मान लीजिए टायरों का आकार होता है तो उतना ही आकार अगर होगा तभी आपका क्या माना जाएगा, तभी आपका जो है वाहन वो जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आपको लाइसेंस का दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। हाँ ये कह रहा है, हाँ अगर केंद्र सरकार किसी क्षेत्र विशेष में छूट देना चाहे तो दे सकती है कि हाँ छूट देना चाहे कि नहीं यहाँ के लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो सकता है मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है या मान लीजिए कोई बर्फ वाला क्षेत्र है, तो हो सकता है कि सरकार वहां छूट दे दे कि नहीं यहाँ की गाड़ियों के थोड़े चौड़े टायर लगाए जाएं या थोड़े अलग टायर लगाए जाएं, तो उसमें दे सकते हो, उसमें आप लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो गाड़ी के टायर होते हैं वही लगाने पड़ेंगे आपको। जो कंपनी आती है, कंपनी क्या होता है सरकारी नियम फॉलो करती है, उन्हीं के हिसाब से बनाती है, तो जो आते हैं उसी हिसाब से। ऐसा नहीं, आपने देखा हो कई लोग मॉडिफाई करा लेते हैं गाड़ी के टायर, पता पड़ा बोनट से भी 4 इंच बाहर निकल रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो ऐसे वाहन कुल मिला के क्या है, अवैध है, एक तरीके से गलत है ना, जब तक वो परमिटेड ना हो। अगर परमिशन दी है तो बात अलग है, अगर नहीं और आपने लगा लिए तो आपका लाइसेंस भी निरस्त ही समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात कहता है। चौथा निरस्त है इसका। पांचवा देखिए, चौथा समाप्त हो गया है। पांचवा कहता है किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज सकल यान का भार धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण करने की दृष्टि से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी परिवहन यान के स्वामी से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी विहित की जाए यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर जितना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। ये सिंपल सी बात है कि भैया उसका वाहन देखना है, उसका भार वगैरह वेट वगैरह चेक करना है, तो ये कह रहा है कि उसके वाहन वगैरह को चेक करने के लिए, देखने के लिए जो भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है वो आपसे अपेक्षा कर सकता है कि भाई साहब इसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करें, है ना, तो वो आपसे मांग सकता है ताकि उसमें वो देख सके कि भाई लाइसेंस में कितना इशू किया गया था और आपका वाहन का जो कुल भार है वो कितना है, तो वो मैच कर सके, मिलान कर सके। तो जब भी वो चेक करना चाहे तो आपसे क्या मांग सकता है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मांग सकता है। सिंपल सी बात। अब देखिए आगे 56 है मोटर यानों की आयु सीमा नियत करने की शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आप कहोगे कितना, इसमें आपको ये पता पड़ेगा कि मोटर यान की जो है अवधि जो होती, एक बार आपने यान खरीदा तो भाई कितने अवधि तक जो है वो
वैलिड रहेगा, उसके बाद जो है उसका क्या होगा। हालांकि इसमें कोई अवधि खोली नहीं गई, लेकिन सरकार चाहे तो निर्धारित कर सकती है अलग से अधिसूचना निकाल करके, ठीक है। अपने एक्ट में तो ऐसी कोई अवधि नहीं दी गई वाहन की कि 15 साल या 20 साल। आप सुनते होंगे कि सरकार ने 15 साल तय कर दी, 20 साल तय, वो सरकार अधिसूचना निकाल के तय कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अवधि नहीं खोली गई है कि 15 साल या 20 साल, ऐसी अवधि नहीं खोली गई। हाँ, सरकार चाहे नोटिफिकेशन निकाल के घोषित कर सकती है कि वाहन 15 साल तक वैलिड रहेंगे, कि 20 साल तक रहेंगे, कि 25 साल तक रहेंगे, कि हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन निकाल के सरकार अलग से घोषित कर सकती है, लेकिन यहाँ कोई अवधि खोली नहीं गई, ठीक है। यहाँ तो बस इतना कहा गया है कि सरकार जैसा विनित करे उतनी अवधि तक। अब देखिए 59, तो इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं होना कि आप कहोगे कि सरकार ने तो सब 15-20 साल की अवधि निकाल रखी है। तो यहाँ निकाल रखी, सरकार नोटिफिकेशन निकाल सकती है, 15 साल अभी निकाल दी, बढ़ा भी सकती, घटा भी सकती, वो तो सरकार नोटिफिकेशन निकाल के कर सकती है। लेकिन यहाँ क्या है वो अपन को याद रखना है, मोटर यानों की आयु सीमा नियत करने की स्वीकृति। तो आयु सीमा की बात कर रहा है, आयु सीमा कि भाई कब तक वाहन वैलिड माना जाएगा आपका। एक बार खरीदने के बाद नया वाहन आपने खरीदा तो वो कब तक वैलिड है, मतलब कब तक चलाने लायक माना जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, फिर उसको तो आपको स्क्रैप में देना पड़ेगा। तो कौन निश्चित करता है, केंद्र सरकार। ये कह रहा है केंद्र सरकार लोक सुरक्षा सुविधा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मोटर यान का जीवन काल विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसकी गिनती उसके विनिर्माण की तारीख से की जाएगी और उसके अवसान के पश्चात उस मोटर यान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। परंतु केंद्र सरकार विभिन्न वर्गों और विभिन्न प्रकार के मोटर यानों के लिए भिन्न भिन्न आयु सीमा विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन अपना, तो पहला आंसर यह है कि भैया आयु सीमा कौन निश्चित करता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन निश्चित करता है, केंद्र सरकार। दूसरा को अपना क्वेश्चन बनता है कि भैया कब से निश्चित की जाएगी किसी वाहन की आयु, जब से निर्माण हुआ, उसके विनिर्माण की अवधि, कब से विनिर्माण की अवधि। दूसरा अपना ये हुआ विनिर्माण की तारीख से तय किया जाएगा। मतलब आप लिखते हो ना गाड़ी पे मॉडल लिखा रहता है कि 2021 का मॉडल है, 2022 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है, तो उस हिसाब से उसकी जो है अवधि निश्चित की जाएगी। तो उसमें गाड़ी पे लिखा रहता है, जब भी आप आते हैं उसमें सील लगी रहती है कि 2008, जितना भी सन होता है उसका सन लिखा रहता है, महीना भी लिखा रहता है। तो उसकी तारीख से उसकी क्या मानी जाएगी, उसकी आयु निश्चित की जाएगी। किस उद्देश्य से करती है केंद्र, ये तो आप जानते हैं कि सरकार को लगता है कि भैया जो सुरक्षा या सुविधा या इस अधिनियम के उद्देश्यों को तो ध्यान में रखते हुए आयु निश्चित कर सकती है कि भैया अब इसको, और जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो क्या माना जाएगा कि वो चलाने लायक अब इस अधिनियम के तहत नहीं बचा है। तीसरी ये कह रहा है कि अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग निश्चित कर सकती है, अलग अलग अलग, मतलब अलग अलग जो वाहन है, एक अलग अलग जो वाहन है उसके लिए क्या कर सकती है आयु सीमा, सरकार अलग अलग निश्चित कर सकती है। जैसे आपको पता ही है पेट्रोल के वाहन है, सरकार ने उसके लिए अलग कर दिया आपके, भाई पेट्रोल के वाहन है तो इतने साल और डीजल के वाहन है तो इतने साल। इस तरीके से भी कर सकती है, या वाहन की कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकती है कि चलिए घरेलू वाहन है उनको ज्यादा छूट है, कमर्शियल वाहन है उनको कम छूट है, तो इस तरीके से भी कर सकती। तो अलग अलग हिसाब से सरकार कर सकती। फिलहाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के हिसाब से करा है। सरकार चाहे तो ऐसा भी कर सकती है कि साहब कमर्शियल वाहन है वो 15 ही साल तक रहेंगे, लेकिन जो घरेलू वाहन है आप 20-22 साल चला सकते हो, वो उस तरीके से भी कर सकती। तो सरकार चाहे वाहनों के हिसाब से कर सकती, कैटेगरी वाइज उसकी आयु सीमा निश्चित कर सकती। दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए केंद्र सरकार किसी मोटर यान के प्रयोजन जैसे किसी प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए प्रदर्शन या उपयोग, तकनीकी अनुसंधान या किसी विंटेज कार रैली में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, किसी वर्ग या प्रकार के मोटर यानों को उक्त अधिसूचना में कथित प्रयोजन के लिए उपधारा 1 के परिवर्तन से छूट दे सकती है। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई साहब आपका जो वाहन है अगर विंटेज किस्म का है, पुराने किस्म का, अब किस उद्देश्य से रैली में भाग लेना है, किसी प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन के लिए, रैली के लिए,
रैली के लिए, है ना, आप रैली में जाते हैं, मतलब प्रदर्शन का मतलब क्या है, वाहन को दिखाने के लिए। मान लो आपका विंटेज वाहन है, हेरिटेज टाइप का वाहन है, पुराने जमाने का कोई वाहन है, जो देखते होंगे आप, दिल्ली में रैली भी निकलती है विंटेज वाहन की, हर साल निकलती है। तो इस तरीके की कईयों पे लोगों पे कार होती है, तो वो वाहन आप उस समय चला सकते, केवल उस समय। ऐसा नहीं कि आपको विंटेज कार का मिल गया तो आप 24 घंटे चलाते घूमेंगे ना, आप उस समय रैली वगैरह में जहाँ है, प्रदर्शन वगैरह करना है, प्रदर्शन करना है, लोगों को दिखाना है कि भाई आज वो बोले 1980 में, 1800 1700 में बोले इस तरीके के वाहन चलते थे। तो लोग बाग आज भी कोई जो शौकीन लोग होते हैं रखे हैं, तो दिल्ली में इसके लिए रैली भी निकलती है विंटेज कारों की, हर साल निकलती है, जिसमें जिन लोगों के पास है वो अपनी कार चलाते हैं सड़कों पे। तो उस तरीके की सरकार चाहे तो छूट दे सकती कुछ समय के लिए कि भैया आपकी रैली है, प्रदर्शन करना है, तो उतनी अवधि के लिए या कह लीजिए उसी प्रयोजन के लिए आपको अनुमति दे सकती है। हालांकि उनका जो है ये आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस समय के लिए, प्रदर्शन के लिए, उसकी विंटेज कार चलाने के लिए, उसके संबंध में केंद्र सरकार आपको उतने समय के लिए छूट दे सकती है कि आप भैया जो वाहन है उसका रैली में, प्रदर्शनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है तीसरा। तीसरा कहता है धारा 56 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र उपधारा 1 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र नहीं देगा। ये कह रहा है कि भैया ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र, ये तो सीधी सी बात है कि जब आपकी आयु खत्म हो गई वाहन की, तो फिर आपको जो है धारा 56 के उल्लंघन में किसी बात के होते हुए कोई विहित प्राधिकारी, धारा 56 का उल्लंघन अगर आपने किया है, 1 मिनट, 56 में क्या था आपका, 56 में परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र। तो ये कह रहा है अगर आपका धारा 56 का उल्लंघन किया है और ठीक हालत में वाहन वगैरह नहीं है, तो उसकी अधिसूचना का अगर आपने उल्लंघन किया है, तो मोटर यानों के जो ठीक हालत में है उसका जो है आपको लाइसेंस वगैरह फिर दोबारा से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक हालत में नहीं है तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक हालत में होना भी जरूरी है। चौथा कहता है इसका, तो ठीक हालात में नहीं है तो आपको जारी नहीं की जाएगी, अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। चौथा कहता है केंद्र सरकार लोक सुरक्षा, सुविधा, पर्यावरण के संरक्षण और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मोटर यानों और उसके भागों जिसका जीवन पूरा हो चुका है कि पुनः चक्रण की लिए ऐसी रीति विहित करने के लिए नियम बना देगी। ये कह रहा है पुनः चक्रण, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि भैया अब जो वाहन है उसकी अवधि मान लीजिए पूरी हो गई है, तो भाई उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें पुनः चक्रण कैसे किया, या उसको खत्म भी करना है तो कैसे, डिस्ट्रॉय भी करना है तो कैसे करना है, तो उसके बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। केंद्र सरकार क्या बना सकती है, नियम बना सकती है कि अब वाहन जो है आपकी आयु पूरी हो गई, तो आप उसका करेंगे क्या, तो उसके बारे में भी सरकार नियम बना देती है कि भैया वो वाहन, अब आपका वाहन तो कचरा हो गया, कूड़ा हो गया, क्योंकि अवधि खत्म हो गई, तो कहाँ क्या करोगे उसका, कबाड़ी को बेचोगे कि कंपनी में जाएगा, क्या होगा, तो उसके बारे में सरकार नियम बना सकती है। तो सरकार ने फिलहाल तो ये नियम बना दिया है कि भाई साहब आपका वाहन जब पूरा हो जाएगा तो कंपनी में चला जाएगा स्क्रैप में, कंपनी ले लेगी 2-4 हजार का, ठीक है, जितने का भी ले 2-4 हजार से ज्यादा का नहीं लेगी, तो उसमें आपका कबाड़े के भाव में कंपनी ले लेगी, कंपनी में जाएगा वाहन, उसको फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी कोई करेगी दोबारा से उसको बनाएगी, उसका जो भी मटेरियल है वो यूज कर लेगी, उसमें थोड़ा मॉडिफाई, लोहा वगैरह तो रहता है, इंजन भी रहता है, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें सुधार वगैरह करके, नया वगैरह करके, जो आजकल टेक्नोलॉजी जो उस समय चल रही होंगी टेक्नोलॉजी बढ़िया लगा लगू कि नया वाहन बना के मार्केट में फिर से उतार देगी। तो इस तरीके की सरकार ने फिलहाल में स्क्रैप नीति बनाई है। तो स्क्रैप नीति सरकार की ये है कि भाई दोबारा जो आपका 15 साल पुराना वाहन है तो उसमें क्या होगा, उसमें इस तरीके से स्क्रैप में जाएगा, कंपनियों को ही जाएगा, कंपनी वाले उसका दोबारा से रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की स्क्रैप नीति के बारे में कह रहा है कि स्क्रैप नीति जो है निर्धारण केंद्र सरकार कर सकती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भैया वाहन सीमा की आयु सीमा कितनी है इस अधिनियम के तहत, तो आप टीवी में तो सुन रहे होंगे 15 साल 20 साल, तो अब वो तो ठीक है 15-20 साल है, लेकिन यहाँ क्या है, कोई सीमा निश्चित नहीं है। क्या आंसर लगाएंगे आप, कोई सीमा बताई नहीं गई है, कोई सीमा निश्चित नहीं है या बताई नहीं गई है। ठीक है, या लिख दो कोई सीमा खोली नहीं गई है यहाँ। तो यहाँ अपना आंसर तो यही होगा कि कोई सीमा बताई नहीं गई, इस अधिनियम के तहत वाहनों के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं करी सरकार ने। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार अलग से नोटिफिकेशन निकाल के निश्चित कर सकती है कि 15 साल और 20 साल सरकार ने शायद
पेट्रोल की गाड़ियों के लिए 20 साल है और शायद डीजल की गाड़ी के लिए 15 साल निश्चित करे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो अपना क्वेश्चन नहीं है। वो ठीक है, पता है सरकार ने करा है, लेकिन अपना एक्ट क्या कहता है कि कोई सीमा निश्चित नहीं। इस एक्ट के तहत आप कहोगे कि अलग से इस एक्ट, यही एक्ट तो कह रहा है कि सरकार निकाल सकती है नोटिफिकेशन, तो निकाला है सरकार ने नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ एक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो इस एक्ट में तो कोई आयु सीमा नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है परीक्षा के टाइम के साथ 15 साल लगाया है, 20 साल लगाया है ना। वो नोटिफिकेशन निकाल के सरकार घोषित कर सकती है, सरकार ने किया, लेकिन यहाँ एक्ट कहता है कि कोई सीमा है नहीं। एक्ट में अपन ने अभी भी पढ़ा तो कोई सीमा है नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा कि एक्ट में कोई सीमा उसकी विहित नहीं है, ठीक है। सरकार चाहे तो निकाल सकती, सरकार ने निकाला भी, निकाल भी सकती, और भी बदल भी सकती दोबारा चाहे तो। सरकार को अगर लगता है कि नहीं भैया गलती हो गई और अवधि बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी देगी, या सरकार को लगता है कि नहीं 15 साल भी ज्यादा है, 10 साल कर दे, 5 साल कर दे, सरकार के ऊपर है, तो वो अलग कर सकती है। लेकिन अपने एक्ट की बात की जाए तो अपने एक्ट में ऐसी कोई अवधि दी नहीं गई। बस इतना जरूर कहा गया है कि सरकार चाहे तो ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकती, ठीक है। अब सेक्शन देखिए 60 है, केंद्र सरकार यानों का रजिस्ट्रीकरण। सेक्शन जो 60 कहता है केंद्र सरकार के यानों का रजिस्ट्रेशन। तो ये केंद्र सरकार के यानों की बात कह रहा है, केंद्र सरकार कौन से वाहन है जो केंद्र सरकार के अधीन है, उस तरीके के उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन की बात कह रहा है। इसमें सिंपल सी बातें हैं। पहला देखिए क्या कहता है, पहला कहता है ऐसा प्राधिकारी जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे किसी मोटर यान को रजिस्टर कर सकेगा जो केंद्र सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उस सरकार के नियंत्रण में है और उसका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जो किसी वाणिज्यिक उद्यम के संबंध नहीं है। और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत यान की बाबत जब तक वह केंद्र सरकार की संपत्ति बना रहता है या उसके अन्यत्र नियंत्रण के अधीन रहता है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर कराया जाए। तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा उसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं। कौन से वाहन जो केंद्र सरकार की संपत्ति होते हैं, और वो भी केवल रक्षा सेवा में जो जुड़े रहते हैं, कुल मिला के रक्षा सेवा से संबंधित, काय से संबंधित है, रक्षा ना, आपकी रक्षा सेवा से संबंधित है, कुल मिला के आर्मी के जो ट्रक वगैरह केंद्र के ही अधीन आते हैं ना। तो इनको कह रहा है कि अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की इनकी आवश्यकता नहीं है। जो भी प्राधिकारी निश्चित वगैरह किया है केंद्र सरकार ने ऐसे प्राधिकारी द्वारा, तो उनकी अलग से कोई उनका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन से वाहन होना चाहिए, रक्षा वाले, ये याद रखेंगे, वाणिज्यिक वाले नहीं, रक्षा वाले जो वाहन है और जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, ऐसे वाहनों को अलग से जो है इनका जो है अपेक्षा नहीं की जाएगी, इनके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की अपेक्षा नहीं है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में अंतर्भित उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा और उस यान की बाबत इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ऐसा यान उस समय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी अपेक्षाओं को पूर्ति करता है और यह कि यान इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। तो ये कह रहा है स्पेशल चूंकि जो वाहन है तो इनके लिए भी एक चिन्ह वगैरह जारी किया जाएगा और जो भी अपेक्षा वगैरह पूरी करते हैं जैसे नॉर्मल दिया जाता है उसी तरीके से इनके लिए भी क्या दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र वगैरह जारी किया जाएगा और माना जाएगा कि अधिनियम की जो शर्तें हैं उनको पूरा करता है। तो अलग से स्पेशल की बात नहीं कह रहा है, बस कि स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ेगा, जो नॉर्मल होता है वैसे ही रहेगा और इनके लिए एक अलग से जो चिन्ह वगैरह होता है वो चिन्ह भी जारी किया जाएगा। तीसरा कहता है इसमें कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान के पास उपधारा 2 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र होगा। तो ये कह रहा है जो वाहन है उसके लिए प्रमाण पत्र भी होगा। ये क्या होगा, एक प्रमाण पत्र। अगला कहता है इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान केंद्र सरकार की संपत्ति या उसके अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं रह जाता तो धारा 39-40 के उपबंध लागू होंगे। ये कह रहा है कि अब जब केंद्र सरकार के अधीन ही नहीं रह जाता तो फिर 39-40 के जो प्रोविजन है फिर इस पे लागू होंगे। अगर ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब तक केंद्र सरकार का है तब तक तो ये वाले नियम चलेंगे। अगर केंद्र सरकार की अब संपत्ति नहीं रह गया है या मान लो केंद्र सरकार ने उसे बेच दिया है, आप बोलियों में लगते ना कि हो गया बेच गया, तो फिर उसके पे 3940 के जो नियम है वो लागू होंगे। मतलब फिर से आप जो भी खरीदेगा उसको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है, जैसे भी होता है, फिर वो नॉर्मल वाहन हो जाएगा कुल मिला के। पांचवा कहता है किसी यान को उपधारा 1 के अधीन रजिस्टर्ड करने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार को यान के
साधारण स्वरूप, संपूर्ण आकार और दूरी के बारे में ऐसी सभी जानकारी देगा जैसा राज्य सरकार समय पर मांगे। तो ये कह रहा है राज्य सरकार भी उस वाहन के बारे में जो भी जानकारी मांगना चाहे तो जो भी प्राधिकारी ने जारी किया है, जिसको केंद्र सरकार ने प्राधिकृत किया था, वो राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकारी जो जानकारी उससे मांगना चाहता है उसको उपलब्ध कराएगा। कई वजह हो सकती है कि जब राज्य सरकार को लगता है कि जो केंद्र के वाहन है या उनकी जानकारी उन्हें चाहिए तो वो जानकारी मांग सकती है। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा ये होता है कि मान लीजिए भले वो केंद्र के वाहन है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होता है ना जो केंद्र किसी स्टेट में आता है ना, जैसे आपने बीएसएफ एकेडमी है टीकनपुर में, अब वहां पे वाहन है लेकिन राज्य के अंदर आ रहा है ना, तो राज्य सरकार को भी तो पता पड़े कि भैया जी वाहन चल रहे हैं जो सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो इनके बारे में जो है जानकारी उनको रखना है अपने पास, तो वो जानकारी उसको उपलब्ध करा दी जाएगी जो भी राज्य के प्राधिकारी है। अब सेक्शन देखिए 61 क्या कहता है। 61 कहता है अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना है। ट्रेलरों की बात हो रही है। ट्रेलरों, ट्रेलर ये कपड़े सिलने वाला ट्रेलर नहीं, वाहन को भी ट्रेलर कहते हैं, जिसमें लदान जिसमें वाहन आता है, माल आता है, उनको उनको ट्रेलर कहते हैं। तो उसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है कि इस अध्याय के उपबंध ट्रेलरों के रजिस्ट्रीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे भी किसी अन्य मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण को लागू होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है जैसे नॉर्मल वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है, साधारण वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही ट्रेलरों का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है ट्रेलर को दिया गया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह चलाने वाले यान के एक तरफ ऐसी रीति से प्रदर्शित किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। एक तरफ मतलब जो भी फ्रंट में है कि राइट लेफ्ट में हैंड लगेगा कि राइट में लगेगा, जैसा भी, तो जैसा भी निश्चित किया जाए उसका आपको लगाना पड़ेगा। कौन पे? ट्रेलरों पे। जैसा भी केंद्र सरकार ने विहित किया जाए कि आप आगे लगाएंगे, पीछे, आगे जो है दोनों में से किस तरफ लगाएंगे, आगे लगाना, पीछे लगाना है, साइड में लगाना, जैसा भी केंद्र सरकार ने विहित किया जाए वैसा आपको ट्रेलर पे क्या लगाना पड़ेगा, वो चिन्ह लगाना पड़ेगा। तीसरा कहता है कोई व्यक्ति उस मोटरयान को जिसके साथ ट्रेलर संलग्न किया गया है या किए गए हैं तब तक नहीं चलाएगा जब तक इस प्रकार चलाए जाने वाले मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यथास्थिति ट्रेलर पर या श्रृंखला के अंतिम ट्रेलर पर ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए प्रदर्शित ना किया जाए। ये कह रहा है भैया जब तक नहीं चला सकते जब तक उसके ट्रेलरों पर जैसे भी निश्चित किया हो सरकार ने, या अंतिम ट्रेलर पर उसका जो चिन्ह है, जो लोगो है सरकार ने बनाए हैं, वो नहीं लगा देते। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो वाहन है उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उनका तो होता ही होता है। इसके अलावा जो वाहनों पर ट्रेलर लदे रहते हैं, बड़े बड़े आपने देखा होगा कंटेनर ट्रेलर ट्रेलर वगैरह होते हैं, उन ट्रेलरों का भी क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और उन ट्रेलरों पर भी जो भी चिन्ह वगैरह होते हैं सरकार ने तय कर रखे हैं, वो चिन्ह भी आपको उस पर लगाने पड़ेंगे, कह लीजिए आप प्रदर्शित करने पड़ेंगे, तभी आप उसको चला पाओगे। अब 62 देखिए, ये सेक्शन याद रखना बस, है ना, और बाकी तो कुछ है नहीं। 62 देखिए चोरी वाले वाहन की बात कहता है, चुराए गए और बरामद किए गए मोटरयान, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपका। चोरी के वाहन कह लीजिए हैं, चुराए गए, चुराए वाहन या फिर बरामद होते हैं, तो वाहन कहाँ पेश करेंगे? बरामद मतलब जब्ती में जो वाहन आते हैं उनके बारे में कह रहा है, बरामद। तो चुराए और बरामद वाहन से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 62, ये याद करनी है। देखिए इसमें धाराएं भी याद करनी है आपको, है ना, मोस्टली धाराएं भी हैं और अंदर छोटी मोटी चीजें भी हैं, है ना, तो धाराएं भी याद करनी है और सभी इंपॉर्टेंट है अभी तक, लगभग सभी। कुछ इक्का दुक्का धाराएं होंगी जो नहीं होंगी, बाकी ये अब जैसे चुराए गए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चुराए गए वाहनों से संबंधित धारा कौन सी है, तो काफी धाराएं भी हैं और अंदर एक छोटी मोटी चीजें भी हैं। पहला इसमें सीधा सीधा है कि राज्य सरकार यदि वह लोक हित में ऐसा आवश्यक या समुचित समझती है तो पुलिस महानिरीक्षक, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, तो कौन? पुलिस महानिरीक्षक, और ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, राज्य परिवहन प्राधिकारी को ऐसे यानों के बारे में जो चोरी किए गए हैं और चोरी हुई ऐसे यानों को से ऐसे यान जो बरामद किए गए हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी है, जानकारी से युक्त ऐसी विवरणियां दिए जाने का निर्देश दे सकेगी, ऐसे प्रारूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी विवरणी दी जाएगी विहित कर सके। तो अपने मतलब का क्या निकला इसमें? ये कह रहा है चुराए गए वाहन वगैरह, तो पहले तो चोरी की बात आ गई, तो ये कह रहा है राज्य सरकार, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? राज्य। यहाँ कौन चलेगा? राज्य सरकार, है ना।
तो चोरी पोरी की बात आ गई तो राज्य का मैटर हो गया, तो राज्य सरकार करेगी। कौन से रैंक का? पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक भले ही किसी भी नाम से ज्ञात हो सकता है, नाम बदलते रहते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं, तो इसीलिए लिखा है महा निरीक्षक है कि हाँ, महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक। इस रैंक का कोई पुलिस अधिकारी, किस रैंक का? पुलिस महानिरीक्षक रैंक का। हाँ, वो किसी भी नाम से ज्ञात हो सकता है, भले ही बाद में नाम बदलते, तो किसी इस रैंक से मतलब है। तो किस रैंक का पुलिस अधिकारी हुआ? पुलिस महानिरीक्षक रैंक का। तो जी किसको सूचना देगा? मतलब चुराए हुए वाहन की अगर जब भी जब्ती होती है, जब भी बरामद होते हैं, तो ये कह रहा है भैया सूचना दी जाए। किसको दी जाएगी? अपने इंपॉर्टेंट का यही है कि परिवहन राज्य परिवहन प्राधिकरण को। ये याद रखना आपने, राज्य, अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, राज्य परिवहन प्राधिकरण को। ये प्राधिकारी को क्या है कि प्राधिकरण को ऐसे आगमों के बारे में। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण को जानकारी दी जाएगी, किसके द्वारा? इनके द्वारा। जब भी पुलिस को मिलता है वाहन चोरी का है, चुराया हुआ या बरामद किया गया, तो वो इसकी सूचना राज्य परिवहन प्राधिकरण को देंगे। अपने लिए यही वाला क्वेश्चन है। किस रैंक का पुलिस अधिकारी देगा? भैया इनकी जिम्मेदारी, इनको सौंप दिया गया कि जो पुलिस महानिरीक्षक है, इनकी जिम्मेदारी जब भी जब्ती वगैरह होती है तो पुलिस वाले इनको सूचना देंगे, और ये लोग जो है राज्य परिवहन प्राधिकरण को उसके बारे में सूचना देंगे कि फलाने नंबर का वाहन, ये जो भी वाहन की विशेषताएं हैं उसके बारे में किसको सूचना देंगे? राज्य परिवहन प्राधिकरण को। तो अपने लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि भैया किसको सूचना दी जाएगी? इसको सूचना दी जाएगी राज्य परिवहन प्राधिकरण को। ये लोग सूचना उपलब्ध कराएंगे जब भी चोरी का या बरामद वाहन उपलब्ध होता है। तो अब देखिए 62 का ए और है। 62 का ए जो कहता है आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का निषेध। ये कह रहा है आकार से बड़े, ये जो आकार है उससे आपने बड़ा हो गया तो फिर भैया प्रतिषेध करता रोक के, भैया नहीं। गाड़ियों के भी आकार होते हैं, उसी से उनकी प्राइस डिसाइड होती है। गाड़ियों का जो आकार होता है, कई गाड़ियां छोटी रखी जाती हैं, बड़ी रखी जाती हैं, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। थोड़ा ही सा ज्यादा हो गया साइज, अगर कंपनी ने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और 1 इंच भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो दूसरी कैटेगरी की गाड़ी में आ जाएगी। तो आकार का बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये कह रहा है कि अगर आकार बड़ा है तो उस पर रोक, प्रतिषेध, निषेध कहता है, निषेध। अगर जो आकार है उससे ज्यादा है तो उसका निषेध। देखिए इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये कहता है कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा जिसने धारा 110 की उपधारा 1 के खंड काजे, अपन आगे पढ़ेंगे, के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है। कोई भेद प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र धारा 56 के अधीन किसी मोटर यान की उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया। ये 110 अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है अगर कोई वाहन आकार से अधिक है, जो सीमा सरकार ने निश्चित कर रखी होगी उस सीमा से अगर ज्यादा है, बड़ा है, ज्यादा ही बड़ा है, तो ना तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों ही नहीं किए जाएंगे, ना तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ना ही उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही नहीं होगा, उसका ना रजिस्ट्रेशन होगा ना फिटनेस बनेगी उसकी। अगर वो आकार से ज्यादा बड़ा है, जो भी पैमाना सरकार ने निश्चित कर रखा है धारा 110 के तहत, उसके अधीन, तो धारा 110 में सेक्शन 110 के अधीन अगर वो शर्तों को पूरा नहीं करता है और उन शर्तों से अन्यथा है वो वाहन, तो फिर उसका ना तो रजिस्ट्रेशन होगा ना ही फिटनेस बनेगा, है ना। बस इतना ही याद रखना। 62 का बी और है। ये कहता है मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है सेक्शन के, मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर, कैसे? राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय रजिस्टर काय का? मोटर यान। ठीक है, तो मोटर यान का राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में बात कह रहा है 62। तो सेक्शन याद रखना है इसमें। 62 बी में क्या है? मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर। इसको देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है केंद्र सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए। सिंपल सी बात है कि मतलब एक रजिस्टर रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? जो भी केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भी विहित की गई है उस रीति से वो रजिस्टर रखा जाएगा। परंतु कहता है, परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
भेद की जाए। ये कह रहा है कि राज्य के भी रजिस्टर होते हैं, तो राज्य के रजिस्टर को भी उसमें समायोजित कर लिया जाएगा, उसकी जो भी जानकारी है राज्य के रजिस्टर में होती हैं उनको भी जो केंद्रीय रजिस्टर है उसमें जोड़ दिया जाएगा, या राष्ट्रीय रजिस्टर जिसे कहते हैं उसमें जोड़ लिया जाएगा। कब तक जोड़ लिया जाएगा? जो भी अवधि निश्चित की जाए उतनी अवधि के लिए कुल मिला के जो भी जानकारी राज्य के पास थी वो केंद्रीय रजिस्टर में भी डाल दी जाएगी, मतलब अपलोडेड कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीनीकृत रजिस्टर तो देखिए ये क्या कह रहा है, मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो रजिस्टर में दर्ज ना हो। कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर आपका वाहन रजिस्ट्रेशन में दर्ज है, वाहन उसमें दर्ज है, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। एक संख्या मिलेगी, एक नंबर मिलेगा आपको, राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज करा जाएगा, उसमें संख्या दी जाएगी, तब जाके रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। तीसरा कहता है मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और राष्ट्रीयकरण रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर्ड में सभी सूचना और डाटा को केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में ऐसे पारित करे जो केंद्र सरकार, ये एक राज्य की जिम्मेदारी कि भैया जो भी डाटा वगैरह मांगा जाता है राज्य से, राज्य में भी वाहन होते हैं तो वो जानकारी वगैरह जब केंद्र सरकार जैसे रूप में मांगती है वैसे रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लास्ट देखिए इसका, राज्य सरकारें मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होंगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्र सरकार द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्यतन करेंगी। ये तो आपको है ही, ऐसा नहीं कि भैया केंद्र सरकार ने सारी जानकारी ले ली, अब केंद्र सरकार कहे राज्य सरकारों से कि भैया आपको नहीं देंगे जानकारी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार जो है, जो राज्य सरकारें हैं जो क्या कर सकती हैं, अगर उनको जब भी जरूरत है वाहनों की जानकारी वगैरह लेनी है रजिस्टर की, वो जानकारी वगैरह ले सकते। एक धारा और देख लीजिए इसमें, ये पूरे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा 63, केवल सुन लीजिए। ये कहता है राज्य मोटर यानों का रजिस्टर, वो केंद्र का था, ये राज्य का है। ये काय का है? राज्य का। अपन ने ऊपर पढ़ा वो केंद्र का रजिस्टर था, ये राज्य का है 63 में। सेम वही बातें हैं। ये कहता है प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए। तो जैसा भी केंद्र सरकार ने भेद किया है, नियम बनाए हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार भी अपने यहाँ एक रजिस्टर रखेगी वाहनों का, जिसमें सारे वाहनों की क्या रहेगी, डिटेल जानकारी वगैरह रहेगी। क्या रहता है उसमें? रजिस्ट्रीकरण संख्या रहेगी, विनिर्माण का वर्ष रहेगा कि वाहन जो है कब बना था, वर्ग और प्रकार रहेंगे, किस किस प्रकार का जो है वाहन है ना, रजिस्ट्रीकरण स्वामियों के नाम और पते रहेंगे, ऐसी अन्य विशिष्टियां जो भेद की जाए वो सारी डिटेल जो है रजिस्टर्ड में रहेंगी। बस तो आपको केवल सेक्शन ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 64 नहीं पढ़ना है, मैंने वैसे ही बताया ना, 64 पढ़ना है। ये नियम बनाने के इस चैप्टर से समझे कि नियम बनाने के इस अध्याय जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें कई सेक्शन आएंगे। नियम बनाने के लगभग हर चैप्टर में आपको नियम बनाने के जो है सेक्शन आएंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 64 कौन से अध्याय के नियम बनाता है वो। तो 64 याद रखना है केवल सेक्शन, अगर याद रखना हो तो ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा ना अंदर से कुछ आएगा। 65 रखना है आपको याद, राज्य सरकार के नियम, बस केवल इनको पढ़ना भी नहीं। अब जो है 66 है, ये अपन कल से पढ़ेंगे, अध्याय 5 परमिटों की आवश्यकता, ये अपन कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब 8:30 बजे का बैच में देखेंगे।